है गाइस, थैंक यू वेरी मच कि आपको चीफ ऑफ वॉर का पहला पार्ट इतना पसंद आया। इसीलिए आपकी डिमांड पर आज हम इसके दूसरे पार्ट को भी एक्सप्लेन करने वाले हैं और उम्मीद है कि आपको ये भी काफी पसंद आने वाला है। इसीलिए वीडियो को लाइक और हाइप जरूर कर देना। तो जैसा कि अब तक हम जान चुके हैं कि भविष्यवाणी के मुताबिक अब वक्त आ चुका है कि कोई एक महान राजा आएगा और वो हवाई के चारों राज्यों को एक करके उनके बीच की खूनी जंग को हमेशा के लिए रोक देगा। पर इसका फायदा उठाकर एक क्रूर राजा काहे के लिए खुद को वो महान राजा घोषित कर देता है और दूसरे राज्यों को जीतने के लिए वहाँ कत्लेआम मचा देता है। और इसमें वो कयाना जैसे चीफ ऑफ वॉर का इस्तेमाल करके ओहाउ राज्य को भी जीत लेता है और फिर उसके राजा को बेरहमी से मार देता है। पर कयाना इसके खिलाफ हो जाता है, इसीलिए राजा काहे के लिए उसे मरवाने के लिए अपने सिपाहियों को भेज देता है। पर कयाना उन सबको चकमा देते हुए अपनी बीबी और अपने लोगों को काहुमानू के साथ हवाई राज्य पर भेज देता है। पर आखिर में काहिकिली के सिपाही इसे घेर लेते हैं और उन सिपाहियों से लड़ते हुए आखिर में कयाना पहाड़ से नीचे कूद जाता है। पर तभी बाहरी दुनिया के लोग इसकी जान बचाने के लिए इसे अपने जहाज पर डाल लेते हैं और इसे अपने साथ शहर ले जाने लगते हैं। और अब पार्ट 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि ओहाउ को जीतने के बाद काहिकिली ने ओहाउ राज्य पर अपना शासन पूरी तरह से लागू कर देता है। पर इसकी क्रूरता से इसके कुछ साथी इससे नफरत करने लगे हैं और ये आज रात काहिकिली को जहर देकर मारने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। पर तभी यहाँ पर काहिकिली आ जाता है और इन्हें चारों तरफ से घेर लेता है क्योंकि इसे इनकी गद्दारी का पहले ही पता चल चुका था। और फिर काहिकिली इनसे कहता है कि तुम्हारे इनकार करने से भविष्यवाणी नहीं बदलने वाली, मैं ही हूँ वो महान राजा जो चारों राज्यों पर राज करेगा और अब तुम्हारी गद्दारी की कीमत तुम्हारे साथ तुम्हारा पूरा परिवार चुकाएगा। इसीलिए राजा काहिकिली इन सबको उसी जहर से मरवा देता है। और अब तक पिछले पार्ट से हम जान चुके हैं कि हवाई आइलैंड 4 राज्यों में बटे हुए हैं, पर राजा काहिकिली ने लगभग 3 राज्यों पर कब्जा करके उन्हें जीत लिया है। अब इसे सिर्फ आखिरी चौथे राज्य हवाई को और जीतना है। और तभी हम हवाई राज्य को देखते हैं जो अपने आप में ही काफी बड़ा और ताकतवर राज्य है। और तभी यहाँ पर हम कामेहामेहा को देखते हैं जो एक बड़ा सा पत्थर लेकर अपने साथियों के साथ समुद्र में उतर जाता है और इस मुकाबले में जो सबसे देर तक टिका रहेगा वही विजेता बनेगा। पर एक एक करके सब हिम्मत हारते हुए बाहर आ जाते हैं, पर कामेहामेहा ऊपर नहीं आता बल्कि वो नीचे से ही चलकर किनारे पर पत्थर के साथ ऊपर आ जाता है। तभी मोकू इसके पास आकर कहता है कि तुमने एक बार फिर से साबित कर दिया कि तुम एक महान योद्धा हो, पर अब तुम्हें अपने राजा के पास जाना होगा क्योंकि उनकी तबीयत खराब है। और फिर हम देखते हैं कि जब यह हवाई राज्य के राजा के पास पहुंचते हैं तो राजा यहाँ पर सबसे कहता है कि आप सबको यहाँ पर इसीलिए बुलाया गया है कि अब मेरा वक्त आ चुका है, इसीलिए हमारे राज्य की सुरक्षा करने के लिए नए राजा की जरूरत होगी क्योंकि काहिकिली बहुत ताकतवर हो चुका है। तीनों राज्य उसके कब्जे में है और वो जल्दी ही हम पर हमला करने की फिराक में है। और इसीलिए राजा कामेहामेहा से पूछते हैं कि गॉड ऑफ वार होने के नाते तुम हमारे सेनापति हो, तुम्हारी क्या रणनीति होगी। जिस पर कामेहामेहा कहता है कि बेशक आपके बाद कियोवा हमारे राजा होंगे और मैं इनके पीछे ही चलूंगा और काहिकिली से लड़ने के लिए हमें कई महीनों का खाना इकट्ठा करके रखना होगा। हमारी सुरक्षा बहुत मजबूत है, इसीलिए हम उन्हें अंदर घुसने नहीं देंगे और बाहर महीनों रहने के बाद जब वो भूख से बेहाल हो चुके होंगे तब हम उन पर अचानक हमला करके उन्हें हरा देंगे क्योंकि भूख अच्छों को तोड़ देती है। और फिर इसके बाद मोकू अपनी बेटी काहुमानू से आकर कहता है कि हमारे प्रीस्ट ने कहा है कि तुम्हारी शादी कामेहामेहा से आज रात ही होगी क्योंकि आज का चांद खास है। पर काहुमानू इसके लिए तैयार नहीं है, पर मोकू कहता है कि इसी में हम सबकी भलाई है क्योंकि मुझे लगता है कि भविष्यवाणी के मुताबिक कामेहामेहा ही वो महान राजा बनेगा। जबकि इधर समुद्र में हम देखते हैं कि व्यापारियों का जहाज जल्दी ही शहर पहुंचने वाला है, पर मार्ले जहाज पर कयाना के होने से बहुत परेशान है और ये टोनी से कहता है कि इन जंगली आदिवासियों ने हमारे साथी जॉन को मार डाला, पर हम उसका बदला लेने के बजाय उनमें से एक आदिवासी को बचाकर ले जा रहे हैं। पर टोनी कहता है कि उसने हमारे कैप्टन की जान बचाई थी, पर तुम नफरत में अंधे हो चुके हो। और फिर हम देखते हैं कि इनका जहाज कुछ देर बाद ही शहर पहुंच जाता है और कयाना पहली बार ये सब देखकर काफी हैरान होता है, पर कयाना अपनी पहचान नहीं बदलता और ये अपने लिबास में ही शहर के अंदर जाने लगता है। पर जब ये शहर में आता है तो इसे सब कुछ बिल्कुल अलग दुनिया जैसा लगता है, पर यहाँ के लोगों को भी कयाना बिल्कुल एक नंबर का नमूना ही लग रहा होता है। पर कयाना तो यहाँ पर टोनी की मदद से हथियार और बंदूकें खरीदने की कोशिश कर रहा है ताकि ये इन हथियारों की मदद से काहिकिली को हराकर उसके नरसंहार को रोक सके। पर इसके पास इतने पैसे नहीं है कि ये इन आधुनिक हथियारों को खरीद सके। और
फिर इसके बाद जब ये शराब खाने में पहुंचता है तो एक शराबी इसके लिबास का जैसे ही मजाक उड़ाता है तो कयाना उसे पटक देता है, पर तभी वाई आकर इसे रोक देती है और इसे अपने साथ ले जाती है और इससे कहती है कि मैं भी तुम्हारी तरह ही एक आदिवासी हूँ जो सालों पहले यहाँ आकर बस गई। मैं तुम्हारे ही राज्यों से हूँ, पर तुम जैसा चीफ ऑफ वॉर यहाँ क्या कर रहा है। तभी टोनी कहता है कि ये समुद्र में खो गया था, इसीलिए हम इसे अपने साथ ले आए। जब हमारा जहाज वापस जाएगा तो इसे घर छोड़ देंगे। पर कयाना कहता है कि मैं बिना हथियारों के नहीं जाऊंगा। तभी वाई कहती है कि तुम्हें हथियार क्यों चाहिए, पर मैं तुम्हें हथियार दिलाने में मदद कर सकती हूँ, पर बदले में तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। और फिर वाई इसे जल्दी ही कैप्टन के पास ले जाती है और उससे कहती है कि एक डील है, तुम्हें हमें बंदूकें दिलानी होंगी बड़ी तादाद में। जिस पर कैप्टन कहता है कि इस जोखिम से मुझे क्या फायदा होगा। जिस पर वाई कहती है कि इनके आइलैंड्स पर बहुत ज्यादा चंदन के पेड़ हैं जो चाइना और जापान में बहुत कीमती हैं। तुम हमें बंदूकें दो और हम तुम्हें चंदन देंगे। इस सौदे से हम सब बहुत अमीर होने वाले हैं क्योंकि इनके राज्यों में बहुत ज्यादा चंदन की लकड़ी भरी पड़ी है। पर कयाना इससे इनकार कर देता है कि मैं अपने घर को नहीं बेचूंगा। जिसके बाद वाई इसे बाहर ले जाकर गुलामों को दिखाती है और कहती है कि जैसे ही इन लोगों को चंदन के बारे में पता चलेगा तो ये अपने आधुनिक हथियारों के साथ तुम्हारे घर में घुसेंगे और तुम्हें भी इन सबके जैसे ही गुलाम बनाकर सारा चंदन लूट लेंगे। पर अगर तुम्हारे पास भी इनके जैसे हथियार हो जाएं तो तुम अपने घर को बचा सकते हो। असली खतरा अंदर से नहीं बल्कि बाहर से है, इसीलिए गन्स लो और अपने राज्य पर लौट जाओ क्योंकि भालों से तुम इनकी बंदूकों के आगे नहीं टिक पाओगे। इसीलिए खुद को मजबूत करो इन्हीं के हथियारों से। और फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि मार्ले कैप्टन मेटकाप के पास आकर उनसे कहता है कि मैंने समुद्र में उस पार जाकर ऐसे आइलैंड देखे हैं जहां अभी तक कोई शहरी नहीं गया। वहां बेशकीमती चीजें हैं और वहां के लोग इतने पिछड़े हुए हैं कि वो अभी भी भालों और पत्थरों से लड़ते हैं। हमारी बंदूकों और तोप के सामने वो कुछ नहीं कर पाएंगे। इससे पहले कोई और वहां पहुंचे हमें उन जंगलियों का फायदा उठाना चाहिए, जिसके बाद वहां के मालिक हम होंगे और उनके समुद्रों पर हमारा राज होगा। और फिर इधर हवाई राज्य में हम देखते हैं कि ये लोग अपने पूरे रीति रिवाजों के साथ आखिरकार काहुमानू की शादी कामेहामेहा से करवा ही देते हैं। और फिर रात को इधर शहर में खड़े जहाज पर टोनी को कुछ शक हो जाता है और फिर तभी जहाज के केबिन में इसे उन्हीं चारों राज्यों का नक्शा मिलता है क्योंकि यहाँ पर मार्ले और उसके साथी पहले ही छिपे हुए थे इस नक्शे को चुराने के लिए। और फिर मार्ले टोनी को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है और फिर ये टोनी से कहता है कि तू मेरे लिए जिंदा ज्यादा काम का है। इसीलिए मार्ले इसे बेहोश कर देता है और फिर यहाँ से उन चारों आइलैंड का नक्शा भी ले जाता है। जबकि इधर हवाई राज्य में हम देखते हैं कि यहाँ के राजा मर चुके हैं और उनकी जगह उनका बेटा कियोवा नया राजा बना है और सभी लोग इसे अपना राजा भी मान लेते हैं। पर जल्दी ही ये खबर काही किली तक पहुँच जाती है और वो कहता है कि सेनापतियों को बुलाओ, हम जल्दी ही हवाई राज्य पर हमला करेंगे। सभी राज्यों पर सिर्फ एक ही राजा का शासन होगा और वो हूँ मैं, जिसकी भविष्यवाणी हो चुकी है। जबकि इधर हवाई राज्य में हम कयाना की पत्नी कुपोही को देखते हैं जो अपने पति के इंतजार में है। तभी इसके पास कयाना का भाई नमाके आकर कहता है कि कुछ खा लो, तुमने काफी वक्त से कुछ नहीं खाया। तभी कुपोही कहती है कि मैं जब भी कमजोर पड़ती हूँ तो ईश्वर तुम्हें मेरे पास भेज देते हैं। पर दूर से कयाना का तीसरा भाई नाही इन दोनों को देखकर समझ जाता है और फिर ये हैके से कहता है कि तुम्हारा पति नमाके ऐसे बर्ताव कर रहा है जैसे हमारा भाई कयाना कभी लौटेगा ही नहीं और तुम्हारी बहन कुपोही भी अब इसे मानने लगी है और नमाके भी कुपोही से प्यार करता था हमेशा से ही। तभी हैके कहती है कि ईश्वर से कामना है कि तुम तीनों भाई जल्दी ही साथ में होगे। जबकि इधर समुद्र के पार दूसरी तरफ शहर में हम कयाना को देखते हैं पर इसे टोनी कहीं दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए ये उसे ढूंढने लगता है और ढूंढते हुए ये जल्दी ही मार्ले के पास आकर टोनी के बारे में पूछने लगता है। जिस पर मार्ले कहता है कि मुझे क्या पता होगा, कहीं ढूंढ लो। और फिर जब कयाना बाहर आता है तो कैद से इसे बच्चों के रोने की आवाज आती है और जब कयाना पर्दा हटाकर देखता है तो बच्चे और माँ को देखकर इसका दिल फट जाता है कि इन लोगों ने मासूम बच्चों तक को गुलाम बना रखा है। और फिर जैसे ही यहाँ का सिपाही इसे हटाने की कोशिश करता है तो कयाना गुस्से में उसे बुरी तरह से मारने लगता है। पर तभी यहाँ पर और सिपाही आ जाते हैं, इसीलिए कयाना यहाँ से भाग जाता है और फिर जल्द ही ये शहर की गलियों में गायब हो जाता है। जबकि इधर हवाई राज्य में कियोवा अपने पिता के बाद राजा तो बन चुका है, लेकिन इसे पूरे राज्य पर राज करने के लिए गॉड ऑफ वॉर का ओहदा भी चाहिए। पर इसके पिता ने कामेहामेहा को गॉड ऑफ वॉर यानी सेनापति का ओहदा मरने से पहले ही दे दिया है, इसीलिए सारी सेना की कमान अभी भी कामेहामेहा के हाथ में है। पर कियोवा इससे कहता है कि जब तक तुम्हारे पास सेनापति का ओहदा है हमारे लिए खतरा बना रहेगा, इसीलिए तुम सेनापति का ओहदा छोड़ दो। पर कामेहामेहा इनकार कर देता है कि तुम्हारे पिता ने मुझे मरने से पहले इस राज्य की सुरक्षा की
की जिम्मेदारी दी है, जिसे मैं मरते दम तक निभाऊंगा और आपको ही अपना राजा मानूंगा। पर कियोवा कहता है कि तुम नाजायज हो और इस ओहदे के लायक नहीं हो, इसीलिए तुम्हें ये ओहदा छोड़ना होगा। पर कामेहामेहा इनकार करके यहाँ से चला जाता है। जबकि इधर शहर में हम देखते हैं कि कैप्टन और वाई ने डील के मुताबिक अपने जहाज पर बंदूकें रख ली है। कैप्टन वाई से कहता है कि कयाना कहाँ है, हमें आज रात ही निकलना है। मैं तुम लोगों के लिए बहुत बड़ा जोखिम उठा रहा हूँ, इसीलिए ढूंढो उसे। जबकि इधर हवाई में हम देखते हैं कि कामेहामेहा सभी लोगों को विश्वास दिलाता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी भी अपने राजा कियोवा पर हमला नहीं करूँगा। मेरा पहला कर्तव्य है कि बाहरी दुश्मनों से अपने राज्य की सुरक्षा करना, पर अगर राजा ने मुझ पर हमला किया तो मुझे भी उन पर हमला करना होगा। जबकि इधर नमाके के पास कियाना की बीवी कोपोही आकर कहती है कि मैंने इस बारे में बहुत सोचा, पर अब इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है, कियाना जा चुका है, अब मैं तुमसे ही उम्मीद रखती हूँ। नमाके कहता है कि हमें एक हो जाना चाहिए, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो कियाना की कुर्बानी जाया हो जाएगी। जबकि इधर शहर में वाई जब कियाना को ढूंढते हुए आती है तो कयाना से पूछती है कि तुमने ऐसा क्या किया है कि सिपाही तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं। कयाना कहता है कि उन लोगों ने मासूम बच्चों तक को गुलाम बना रखा है और मुझसे ये देखा नहीं गया। वाई कहती है कि तुम उन्हें बचा नहीं सकते, इसीलिए अपना सोचो। हमने इतना जोखिम उठाकर बंदूकें इकट्ठी की हैं, बाहर जहाज तैयार है, चलो निकलते हैं यहाँ से। पर कयाना कहता है कि मेरे लिए थोड़ी देर रुकना, क्योंकि मुझे अपने दोस्त टोनी को ढूंढ कर लाना है। जबकि इधर हवाई में कयाना की बीवी और नमाके एक ही झोपड़ी में होते हैं, क्योंकि कोपोही ने नमाके को स्वीकार कर लिया है और इसीलिए ये दोनों एक दूसरे से आपस में शारीरिक संबंध बना लेते हैं। जबकि इधर इसका पति कयाना शहर में अपने दोस्त टोनी को ढूंढते हुए जब गुलामों की जगह पर आता है तो ये औरतों के साथ बहुत बुरा सलूक होता हुआ देखता है, पर कयाना पीछा करते करते अंदर पहुंच जाता है और फिर ऊपर आते ही ये एक सैनिक को बेहोश करके जैसे ही अंदर जाता है तो यहाँ बहुत से गुलाम कैद होते हैं। कयाना यहाँ तैनात सिपाही को बहुत ही बेरहमी से मारता है और इसकी आवाज से आते दूसरे सैनिकों को भी ये मारकर बाकी सारे गुलामों को खोलने लगता है। गुलाम आजाद होते ही भागने लगते हैं। कयाना कहता है कि बीच में आने वाले सभी सिपाहियों को मार दो और भागो यहाँ से। जबकि इधर जहाज जाने को तैयार है। कैप्टन कहता है कि कहाँ है कयाना, जबकि कयाना ने अंदर आतंक मचा रखा है और आजाद होते ही गुलाम यहाँ के सिपाहियों को चुन चुनकर बड़ी बेरहमी से मार रहे होते हैं, क्योंकि इनके लिए ये बदला भी है और करो या मरो की स्थिति भी है। और सिपाही गोलियों से कुछ को ही मार पाते हैं क्योंकि गुलाम बहुत ज्यादा हैं और कयाना सबको आजाद कर देता है और इन्हीं में से इसे अपना दोस्त टोनी भी मिल जाता है। कयाना इसे लेकर फौरन जहाज की तरफ जाने लगता है और आतंक अब शहर के बाहर पहुंच चुका है और गुलामों की इसी अफरा तफरी में कयाना टोनी को लेकर जल्दी ही जहाज पर आ जाता है और इसके आते ही कैप्टन जहाज को रवाना कर देते हैं। और फिर जाते हुए कयाना देखता है कि इसकी छोटी सी चिंगारी ने ज्वाला बनकर गुलामों को आजादी दे दी है। और इसी के साथ चीफ ऑफ वॉर का दूसरा पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है, पर बहुत से सवालों के साथ कि अब कयाना के पास आधुनिक हथियार आ चुके हैं, तो क्या ये इनकी मदद से काहिकिली के कत्ले आम को रोक पाएगा या उससे पहले ही शहरी इनके घरों में घुसकर इन्हें ही गुलाम बना लेंगे। इन सभी सवालों के जवाब हमें इसके तीसरे पार्ट में पता चलेंगे, पर उससे पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और हाइप कर दो और कमेंट को पार्ट 3 से भर दो और बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, जब तक सब्सक्राइब।